किस्सा शुरू होता है 1952 में। राजस्थान का श्रीगंगानगर बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ एक छोटा सा शहर। यहीं पैदा हुए थे रविंद्र कौशिक। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और थिएटर का बड़ा शौक था। स्टेज पर उनकी एनर्जी और उनका जुनून देखकर लोग दंग रह जाते थे। वो किसी भी कैरेक्टर में पूरी तरह घुस जाते थे, मानो वो एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि उस जिंदगी को जी रहे हों। तब किसी को नहीं पता था कि ये एक्टिंग एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सच बन जाएगी। एक दिन लखनऊ में एक नेशनल लेवल थिएटर फेस्टिवल चल रहा था। रविंद्र स्टेज पर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे। उनकी आवाज, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी आंखों की चमक इतनी रियल थी कि ऑडियंस में बैठा एक आदमी उनसे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो आदमी कोई आम दर्शक नहीं था, वो रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक अंडरकवर अधिकारी था। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को एक ऐसे ही चेहरे की तलाश थी, एक ऐसा नौजवान जो दुश्मन के देश में जा सके, उन्हीं की भाषा बोल सके और कभी पकड़ा ना जाए। रॉ ने रविंद्र को अप्रोच किया। देशभक्ति का जज्बा रविंद्र के खून में था। जब उन्हें पता चला कि उनका देश उनसे एक ऐसी कुर्बानी मांग रहा है जो उनकी पूरी पहचान मिटा देगी, तब भी उन्होंने बिना दो बार सोचे हाँ कर दी। पर यह एक्टिंग किसी आम स्टेज पर नहीं, एक ऐसी जमीन पर करनी थी जहां एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ बेहिसाब मौत थी। यहां से शुरू हुआ रविंद्र कौशिक का सदियों याद रखा जाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। एक 23 साल के हिंदू लड़के को एक पक्का मुसलमान बनाना था। उन्हें दिल्ली लाया गया और वहां के सीक्रेट सेफ हाउसेज में उनकी रिगरस ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्होंने उर्दू बोलना, लिखना और पढ़ना सीखा। उनकी बोली से राजस्थान का लहजा पूरी तरह मिटा दिया गया। इस्लाम धर्म के बारे में उन्हें हर गहरी जानकारी दी गई। नमाज पढ़ने का सही तरीका, कुरान की आयतें और दीनी बातें उनके दिमाग में इस तरह फीड की गईं जैसे वो बचपन से ही यही सीखते आए हों। यहाँ तक कि उनका खतना यानी सुन्नत तक करवाई गई, ताकि अगर दुश्मन के देश में उनका मेडिकल चेकअप भी हो तो उनकी असली पहचान ना खुल सके। इंडिया और पाकिस्तान की ज्योग्राफी, छोटी छोटी गलियों के रास्ते, वहाँ की सियासत का हर पहलू उन्हें रात दिन याद करवाया गया। अब उनकी पुरानी पहचान मिटा दी गई थी। रविंद्र कौशिक का वजूद खत्म हो चुका था। उनका नया नाम था नबी अहमद शाकिर। अपने परिवार वालों को उन्होंने बस इतना बताया कि उन्हें दुबई में एक अच्छी नौकरी मिल गई है और वो कुछ साल तक उनसे मिल नहीं पाएंगे। साल 1975। नबी अहमद शाकिर दुबई के रास्ते सीधे पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखता है। उसकी जेब में पाकिस्तान के फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स थे जो रॉ ने बेहद सफाई से बनाए थे। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन लिया। ये इंडियन इंटेलिजेंस का एक मास्टर स्ट्रोक था। एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर वहां पढ़ने से उसके पास एक सॉलिड बैकग्राउंड बन गया। वहां के लोकल दोस्तों का सर्कल बन गया। टीचर्स के साथ उठना बैठना हो गया और किसी को दूर दूर तक शक नहीं हुआ कि ये रिफाइंड लड़का दरअसल एक अंडरकवर इंडियन स्पाई है। कराची यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नबी अहमद ने पाकिस्तानी आर्मी के लिए अप्लाई किया। अपनी मेहनत, दिमाग और जबरदस्त फिजिकल फिटनेस के बल पर उसने आराम से कमीशन पास कर लिया। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इंडियन स्पाई जो रॉ द्वारा ट्रेंड था, अब उस दुश्मन देश की आर्मी का एक कमीशन्ड ऑफिसर बन चुका था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भनक तक नहीं लगी कि उनके अपने घर में इंडिया का सबसे बड़ा मोहरा घुस चुका है। ये इंडियन एस्पियोनाज हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत थी। नबी अहमद सिर्फ आर्मी में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी काबिलियत से अपने सभी सीनियर्स का दिल जीत लिया। उसका प्रमोशन तेजी से होता गया। वो अपनी यूनिट का एक चहेता ऑफिसर बन गया और देखते ही देखते वो मेजर की रैंक तक पहुंच गया। उसने आर्मी में ही काम करने वाले एक टेलर की लड़की से शादी भी कर ली। उसका नाम अमानत था। कुछ समय बाद उनका एक बेटा भी हुआ। ये सब उसके कवर और उसकी स्टोरी का हिस्सा था, ताकि वो सोसाइटी में एक परफेक्ट फैमिली मैन दिखे और किसी को उस पर नजर रखने की जरूरत महसूस ना हो। लेकिन इस आम और शांत जिंदगी के पर्दे के पीछे मेजर नबी अहमद शाकिर इंडिया के लिए एक डार्क फरिश्ता बन चुका था। 1979 से लेकर 1983 के दौरान उसने पाकिस्तान आर्मी के अंदर बैठकर ऐसे डीप सीक्रेट्स इंडिया भेजे जो कोई और एजेंट सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आर्मी की फ्रंटलाइन यूनिट्स कहां मूव कर रही हैं, राजस्थान बॉर्डर पर उनका आगामी प्लान क्या है, ऐसी हजारों टॉप सीक्रेट खबरें रविंद्र ने खतरे के बीच इंडिया पहुंचाई। कहा जाता है कि उनकी दी हुई जानकारी की वजह से भारत ने पाकिस्तान के कई खुफिया मिशंस फेल किए और अपने हजारों जवानों की जान बचाई।
उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके काम से इस कदर प्रभावित थीं कि उन्होंने खुद रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। ब्लैक टाइगर पाकिस्तान के दिल में बैठकर इंडिया की सबसे बड़ी ढाल बना हुआ था। पर किस्मत को एक बहुत ही दर्दनाक अंत मंजूर था। 1983 में रॉ ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने इनायत मसीह नाम के एक लोअर लेवल एजेंट को रविंद्र से आगे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान भेजा। लेकिन इनायत मसीह बॉर्डर क्रॉस करते ही और आगे बढ़ने से पहले ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी ISI के हाथों पकड़ा गया। ISI को जैसे ही शक हुआ, उन्होंने इनायत मसीह को अंडरग्राउंड सेल में डालकर उस पर बेहिसाब टॉर्चर करना शुरू किया। और उस दर्दनाक और फिजिकल टॉर्चर के आगे इनायत टूट गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए उगल दिया कि वो अकेला नहीं है। उसने बताया कि वो यहाँ पाकिस्तान आर्मी के एक बड़े ऑफिसर मेजर नबी अहमद शाकिर से मिलने आया था, जो दरअसल एक इंडियन स्पाई है। ये नाम सुनते ही ISI और पाकिस्तान आर्मी के टॉप ब्रास में भूचाल आ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना होनहार मेजर, जो उनकी हर सीक्रेट मीटिंग का हिस्सा था, एक स्पाई हो सकता है। उन्होंने तुरंत बिना किसी शोर शराबे के मेजर नबी अहमद को गिरफ्तार कर लिया। जब पूरी डिटेल में इंक्वायरी हुई, उसकी पिछली जिंदगी खंगाली गई, तब जाकर उन्हें पता चला कि जिसे वो सालों से अपना मसीहा मान रहे थे, वो दरअसल राजस्थान का थिएटर आर्टिस्ट रविंद्र कौशिक था। उस दिन के बाद से रविंद्र की जिंदगी एक जिंदा नरक बन गई। पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जैसी पाकिस्तान की सबसे खौफनाक और अंधेरी जेलों में रखा। उन पर ऐसा टॉर्चर किया गया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उनके दोनों हाथों के नाखून प्लायर से खींच लिए गए। उन्हें दिनों तक भूखा प्यासा अंधेरे कमरे में रखा गया। बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों पर नंगा लिटाकर उन्हें बुरा पीटा गया। उनकी आंखों में तेज लाइट मारी जाती थी ताकि वो सो ना सके। ASI किसी भी तरह चाहती थी कि रविंद्र टूट जाए और पाकिस्तान में मौजूद इंडिया के बाकी सारे अंडरकवर एजेंट्स के नाम बता दें। पर यह आदमी मिट्टी का नहीं, फौलाद का बना था। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम लग गया, पर ब्लैक टाइगर ने मरते दम तक अपना मुंह नहीं खोला। उसने अपने देश के किसी एक एजेंट का नाम नहीं बताया। उसके इस सब्र को देखकर पाकिस्तानी एजेंसीज ने उन्हें 1985 में सजाए मौत सुना दी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सोचिए, भारत में बैठे उस माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्हें अचानक दबे शब्दों में पता चला कि उनका बेटा, जो दुबई में ऐश की जिंदगी जी रहा था, वो दरअसल पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेल में सड़ रहा है। रविंद्र ने जेल के अंदर से किसी न किसी तरह छुपकर अपनी फैमिली को इंडिया में कुछ खत भेजे थे। उन खतों में एक स्पाई का सबसे बड़ा दर्द छपा था। अपने एक खत में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी और कुर्बानी देने वालों को आखिर में यही मिलता है? ये शब्द पढ़कर किसी के भी आंसू निकल आएंगे। भारत सरकार ने शुरू में उन्हें पहचानने से ही पूरी तरह इनकार कर दिया था। इंटरनेशनल रिलेशंस और एस्पियनाज की दुनिया का यही कानून होता है। जब एक स्पाई किसी दुश्मन जमीन पर पकड़ा जाता है, तो उसकी अपनी गवर्नमेंट, उसकी अपनी एजेंसी उसे हमेशा के लिए डिसऑन कर देती है। वहां कोई रेस्क्यू मिशन नहीं होता, कोई डिप्लोमैट बचाने नहीं आता। एक स्पाई के तौर पर आप बिल्कुल अकेले होते हैं। 16 साल, जी हां, 16 लंबे साल तक रविंद्र उस काल कोठरी में रोज नए जख्म और नया टॉर्चर सहते रहे। जेल की खराब हालत और लगातार फिजिकल अजाब की वजह से उन्हें एस्थमा और TB जैसी भयंकर बीमारियां हो गईं। उनके पास ना कोई प्रॉपर डॉक्टर था, ना कोई दवा और ना ही सुकून की एक सांस। उनका वजन घटकर आधी से भी कम रह गया था। उनके चेहरे की चमक उन गंदे और सीलन भरे कमरों में हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। और आखिरकार 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की न्यू सेंट्रल जेल मुल्तान में भारत के सबसे महान और सबसे बहादुर स्पाई ने अकेले तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने इस देश के लिए अपना असली नाम छोड़ दिया, अपनी जवानी मिटा दी, अपना पूरा परिवार त्याग दिया और आखिर में खामोशी से अपनी जान दे दी। उस अकेले हीरो को कभी रेड फोर्ट पर कोई मेडल नहीं मिला। उन्हें कभी उनकी मौत पर 21 तोपों की सलामी नहीं दी गई। यहाँ तक कि उनका आखिरी शव, उनकी मिट्टी तक उनके रोते हुए परिवार को नहीं सौंपी गई। पाकिस्तान में ही जेल की किसी अनजान और गुमनाम दीवार के पीछे उन्हें दफना दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रविंद्र कौशिक जैसे आम लड़कों को चुनकर उन्हें मौत के मुंह में भेजकर हिंदुस्तान की सबसे मजबूत ढाल बनाने वाला असली दिमाग आखिर किसका था?
रविंद्र तो उस खुफिया शतरंज के एक बेहद बहादुर प्यादे थे, पर इस पूरे खेल को अंधेरे में बैठकर चलाने वाला वो मास्टरमाइंड कौन था? हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसे इंसान से जिसे दुनिया ने बहुत कम देखा है, एक ऐसा आशिक वतन जिसकी एक ढंग की तस्वीर तक ढूंढना आज भी लगभग नामुमकिन है, पर उसका दिमाग हिंदुस्तान की हर खुफिया जीत की नींव था, जिसने रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जन्म किया। द आर्किटेक्ट ऑफ शैडोज, रामेश्वर नाथ काव, आर.एन. काव। आर.एन. काव का वो रहस्यमय दिमाग कैसे काम करता था और इन्होंने अकेले अपने दम पर इंडिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क का इतना बड़ा जाल कैसे बुना, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि रॉ का ये सबसे बड़ा जादूगर कौन था, तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सस्पेंस, दिमागी खेल और अंधेरे की उस दुनिया में जाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब इस मास्टरमाइंड की कहानी आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ। जय हिंद।